नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आपका 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इंग्लिश जो आपका एससी पेपर 3 है, यानी कि सेमेस्टर 3 के लिए जो एससी 3 है इंग्लिश जो आपका पेपर है। तो इसके हम लोग जो 100 एमसीक्यू करने वाले हैं यूनिट 1 के, यानी कि आपके जो सिलेबस में टोटल 2 यूनिट है और जो हम लोग यूनिट 1 के 100 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन ही देखने वाले, क्योंकि अगर मैं 100 क्वेश्चन को बताऊंगा तो वीडियो जो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं 50 क्वेश्चन तक ही पहले कवर करूंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में जो यूनिट 1 के जो बाकी बचे वो उसमें कवर कर दूंगा, जो कि बाकी 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग का क्या मेन पर्पस है, क्या मुख्य उद्देश्य है। टू राइट रैंडम सेंटेंस विदाउट ऑर्डर, यानी कि किसी रैंडम सेंटेंस को बिना ऑर्डर के लिखना। टू एक्सप्रेस वन मेन आइडिया क्लियरली इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, यानी कि किसी एक आइडिया को क्लियरली एक्सप्रेस करना, विस्तार से बताना स्ट्रक्चर फॉर्म में। या फिर टू कॉपी लाइन्स फ्रॉम ए बुक, यानी कि किसी बुक से किसी लाइन को उठा के रख देना। या फिर टू राइट ओनली डायलॉग्स, या फिर किसी डायलॉग को लिखना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो मेन पर्पस होता है पैराग्राफ राइटिंग का, टू एक्सप्रेस वन मैन आइडिया क्लियरली इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको जो है किसी एक आइडिया के ऊपर एक्सप्रेस करना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैराग्राफ राइटिंग का क्या पर्पस है, तो किसी मैन आइडिया को जो है क्लियरली स्ट्रक्चर फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका मैन पर्पस है पैराग्राफ राइटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टॉपिक सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ। तो कौन सा जो बेस्ट टॉपिक है, यानी कि क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टॉपिक सेंटेंस, यानी कि बेस्ट टॉपिक सेंटेंस है क्या, किसी पैराग्राफ का बेस्ट टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। आई वोक अप लेट यस्टरडे, माई स्कूल हैज़ मैनी स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा बेस्ट टॉपिक सेंटेंस होगा किसी पैराग्राफ का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पॉल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। अगर आप इसको रीडिंग करेंगे तो आपको सीधा सीधा आपको पॉल्यूशन के रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी ये सभी जो आप देखेंगे सेंटेंस, तो आपको कुछ भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ ए गुड पैराग्राफ, यानी कि गुड पैराग्राफ का क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर है। इट शुड हैव अनरिलेटेड आइडियाज, इट शुड बी वेरी लॉन्ग, इट शुड बी रिटन विदाउट पंक्चुएशन, इट शुड हैव यूनिटी एंड कोहेरेंस। यानी कि तो इंपॉर्टेंट गुड पैराग्राफ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इट शुड हैव यूनिटी एंड कोहेरेंस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी जो आपका नहीं होगा, जो कि ऑप्शन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज गिवन आउटलाइन मीन इन स्टोरी राइटिंग, यानी कि स्टोरी राइटिंग में गिवन आउटलाइन का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है। ए लिस्ट ऑफ ग्रामर रूल्स का लिस्ट होता है। ए शॉर्ट प्लान और सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स टू डेवलप ए स्टोरी। ए पोएम टू मेमोराइज ए पैराग्राफ विथ एरर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर जाएगा। एक शॉर्ट प्लान होता है, यानी कि छोटा सा प्लान होता है, या फिर जो है सीक्वेंस होता है, पॉइंट का जो सीक्वेंस होता है किसी स्टोरी को डेवलप करना। तो गिवन आउटलाइन का ये मतलब होता है स्टोरी राइटिंग में कि एक शॉर्ट प्लान या फिर जो है पॉइंट्स का सीक्वेंस होता है किसी स्टोरी को डेवलप करने के लिए। तो गिवन आउटलाइन का यही मीनिंग है, ये शॉर्ट प्लान और सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स टू डेवलप स्टोरी। तो कि कोई वर्ड जो मैं आसानी से नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं स्पीडली बोलता हूँ, इसलिए जो है थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ए स्टोरी यूजली इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स। तो कौन सा पार्ट होता है स्टोरी का जो यूजली इंट्रोड्यूस करता है कैरेक्टर और सेटिंग को, कैरेक्टर और सेटिंग्स को इंट्रोड्यूस करता है। क्लाइमैक्स, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन या बिगिनिंग या फिर कॉन्फ्लिक्ट। तो इंट्रोडक्शन या बिगिनिंग जो रहता है किसी भी स्टोरी का, तो वो जो कैरेक्टर और जो सेटिंग उस स्टोरी का क्या सेटिंग है, तो ये जो इंट्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रोडक्शन या बिगिनिंग। तो ये जो पार्ट होता है स्टोरी का जो इंट्रोड्यूस करता है किसी भी स्टोरी के कैरेक्टर को और उसके सेटिंग को, कि इस स्टोरी का क्या सेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सपेंशन ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ ए सेंटेंस का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। तो मेकिंग द सेंटेंस शॉर्टर, यानी कि किसी भी सेंटेंस को शॉर्टर बनाना, छोटा बनाना। या फिर चेंजिंग द सेंटेंस इनटू ए क्वेश्चन, या फिर किसी सेंटेंस को किसी क्वेश्चन में बदलना। या फिर रिपीटिंग द सेम सेंटेंस मेनी टाइम्स, यानी कि उसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करके लिखना। या फिर डेवलपिंग ए सेंटेंस इनटू ए डिटेल पैराग्राफ। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि डेवलपिंग ए सेंटेंस इनटू डिटेल पैराग्राफ। यानी कि एक्सपेंशन ऑफ ए सेंटेंस का क्या मतलब है, तो उसी सेंटेंस से हम लोग डेवलप करेंगे इस सेंटेंस इनटू डिटेल पैराग्राफ में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेवलपिंग ए सेंटेंस इनटू ए डिटेल पैराग्राफ। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाइल एक्सपेंडिंग ए शॉर्ट पैसेज इनटू पैराग्राफ, यानी कि जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं किसी शॉर्ट पैसेज को पैराग्राफ में, तो व्हाट शुड बी डन फर्स्ट, यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या डन करेंगे, यानी कि सबसे पहले किसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। रिमूव द मेन आइडिया, जो कि मेन आइडिया है तो उसको पहले हटा देंगे, नहीं ये तो आपका होगा ही नहीं। आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी कि उसके जो केंद्र यानी कि सेंट्रल जो आइडिया उस पैसेज का, उसको सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, उस पैसेज का पहले सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पैराफ्रेजिंग ऑफ ए पोएम मेनली अबाउट। ठीक है, तो पैराफ्रेजिंग क्या कहलाएगा, ए पोएम का पैराफ्रेजिंग क्या मेनली अबाउट की इसके बारे में क्या होगा। पैराफ्रेजिंग एक किसी पोएम का पैराफ्रेजिंग, तो पैराफ्रेजिंग जो होता है क्या है, किसी भी शब्दों को जो अपने अनुसार लिखना, यानी कि अपने अर्थों में लिखना, लेकिन उसका जो मीनिंग होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग आपके क्वेश्चन ऑप्शन देखें तो कॉपिंग द पोएम एग्जैक्टली, किसी भी पोएम है तो उसको पैराफ्रेजिंग करना है, तो क्या आप उसी पोएम को दोबारा उसी तरह लिख देंगे एग्जैक्टली, तो ये तो आपका होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, चेंजिंग द पोएम इनटू रैमिंग लाइन्स, अगर कोई भी पोएम है उसको आप रैमिंग लाइन में चेंज कर देंगे, ये भी नहीं होगा। अगर कोई सा रैमिंग अगर मैच नहीं करेगा तो वो फिर कैसे होगा। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनिंग द मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द सेंस, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मीनिंग को जो है सिंपल वर्ड में आपको बताना है बिना सेंस को चेंज किए हुए, तो ये आपका सही उत्तर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द सेंस, बिना सेंस को चेंज किए जो आपको सिंपल वर्ड में लिखना है, ये आपका पैराफ्रेजिंग हो जाएगा किसी भी पोएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराफ्रेजिंग ऑफ स्टांजास हेल्प स्टूडेंट टू इम्प्रूव, यानी कि स्टांजा का जो पैराफ्रेजिंग स्टूडेंट को क्या इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। ओनली हैंड राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन स्किल, ओनली स्पीड ऑफ राइटिंग, ओनली स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्टूडेंट को इम्प्रूव करता है किसी भी स्टांडास का पैराफ्रेजिंग क्या करता है, तो उसके जो कि आपका स्टांजा है उसको जो अंडरस्टैंडिंग के लिए कहता है और एक्सप्रेशन स्किल को ये जो इम्प्रूव करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन स्किल को जो है इम्प्रूव करता है किसी भी स्टांजा का पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ एसे राइटिंग, एसे राइटिंग का क्या मेन पर्पज़ है, क्या मुख्य उद्देश्य है। टू राइट वन वर्ड आंसर, यानी कि एक शब्दों में आंसर लिखना, एक शब्द में आंसर। टू प्रेजेंट आइडियाज़ ऑन ए टॉपिक इन डिटेल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, यानी कि किसी आइडिया को प्रेजेंट करना एक टॉपिक के डिटेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी कि क्या है टू प्रेजेंट आइडियाज़ ऑन ए टॉपिक, यानी कि सभी आइडियाज़ को एक टॉपिक में लिखना है या फिर डिटेल करना और ऑर्गेनाइज वे में, यानी कि सीक्वेंस वे में। ये आपका जो मुख्य उद्देश्य होगा एसे राइटिंग का मेन पर्पज होगा। या फिर यह ऑप्शन सी देखें तो टू राइट ओनली प्रोवर्ब्स, या फिर ऑप्शन डी है टू राइट विदाउट एनी कंक्लूजन, यानी कि बिना किसी कंक्लूजन के लिख देना एसे राइटिंग। तो इसका एसे राइटिंग का जो मेन पर्पज होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू प्रेजेंट आइडियाज़ ऑन ए टॉपिक इन ए डिटेल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस बेस्ट एक्ट्स एज कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ। तो विच सेंटेंस बेस्ट एक्ट, यानी कि कौन सा बेस्ट एक्ट करेगा अगर किसी भी सेंटेंस के यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दोबारा पढ़ लेता हूँ। विच सेंटेंस बेस्ट एक्ट्स एज कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ, देयरफॉर वी शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन इज हार्मफुल, मैनी पीपल लिव इन सिटीज, आई लाइक टू ट्रेवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देयरफॉर वी शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू कंट्रोल पोल्यूशन। अब इसको मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसको मैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन में मैं फंस जाता हूँ, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच आर द फ्लोइंग शुड बी अवॉइडेड इन ए गुड पैराग्राफ, यानी कि हम लोग क्या अवॉइड कर देते हैं गुड पैराग्राफ में, किसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्लियर टॉपिक सेंटेंस को छोड़ देते हैं, या फिर सपोर्टिंग डिटेल को छोड़ देते हैं, या फिर अनरिलेटेड आइडियाज़ एंड सडन शिफ्ट, या फिर लॉजिकल सीक्वेंस को। तो हम जो भी गुड पैराग्राफ होता है उसमें हम लोग अवॉइड करते हैं अनरिलेटेड आइडियाज़ को, जो कि आइडिया अनरिलेटेड होते हैं उस पैराग्राफ से उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा, इसको अवॉइड कर देते हैं। तो अनरिलेटेड आइडियाज़ एंड सडन शिफ्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए पैराग्राफ, यानी कि एक पैराग्राफ का करेक्ट ऑर्डर क्या है। सपोर्टिंग डिटेल्स, टॉपिक सेंटेंस, फिर कंक्लूजन, या फिर टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, कंक्लूजन। इस तरह जो आपका ऑर्डर में दिया गया है, कंक्लूजन, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूजन,
क्या है, सपोर्टिंग डिटेल्स। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो कंक्लूजन तो सबसे पहले बाद में आएगा ही, लेकिन कंक्लूजन बाद में आएगा तो यहाँ पर देखेंगे दो ही ऑप्शन में कंक्लूजन है। ये सपोर्टिंग डिटेल्स तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, सी और डी तो होगा ही नहीं। अब बात रही कि कंक्लूजन अब लास्ट में होगा, तो शुरू में जो हम लोग पहले सबसे पहले टॉपिक या सेंटेंस को लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा, और सपोर्टिंग जो डिटेल होंगे वो बीच में रखेंगे। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा पैराग्राफ का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस, फिर सपोर्टिंग डिटेल, फिर आप अंत में जो है एंड में जो है कंक्लूजन को लिखेंगे। तो ऑप्शन ये आपका सही उत्तर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टोरी राइटिंग व्हाट इज द क्लाइमैक्स। स्टोरी राइटिंग में क्लाइमैक्स क्या है? द एंडिंग मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि एंडिंग है स्टोरी का। द बिगिनिंग इंट्रोडक्शन, बिगिनिंग इंट्रोडक्शन है, या फिर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग, यानी कि उस स्टोरी का क्या सेटिंग है उसका डिस्क्रिप्शन है, या फिर द मस्ट एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट। तो ये आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द मस्ट एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट। ये आपका किसी स्टोरी राइटिंग का है, यानी कि स्टोरी राइटिंग में मीनिंग जो होता है क्लाइमैक्स का, द मस्ट एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट, ये आपका क्लाइमैक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आप लोग कोई सा मूवी देखे होंगे, तो अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग बोलते होंगे कि इसका क्लाइमैक्स अच्छा लगा, तो इस तरह आप जिसको याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को और समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग ए स्टोरी फ्रॉम एन आउटलाइन, यानी कि विच ऑफ द मस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि क्या इंपॉर्टेंट है जब आप स्टोरी राइटिंग करते हैं एक आउटलाइन से। तो एडिंग कम्प्लीटली न्यू अनरिलेटेड कैरेक्टर, इग्नोरिंग द आउटलाइन पॉइंट, राइटिंग द स्टोरी इन ए लॉजिकल सीक्वेंस बेस्ड ऑन द आउटलाइन, राइटिंग ओनली इन क्वेश्चन फॉर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टोरी लिखते हैं किसके, लॉजिकल सीक्वेंस, और इस आउटलाइन के बेस पे, यानी कि आपको एक आउटलाइन दिया गया है तो उसके बेस पे आप लॉजिकल सीक्वेंस के साथ स्टोरी लिखते हैं, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइटिंग द स्टोरी इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड वाइल एक्सपेंडिंग ए सेंटेंस इनटू ए पैराग्राफ, यानी कि क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग जब एक सेंटेंस को एक्सपेंड करेंगे एक पैराग्राफ के रूप में। ओनली द सेम सेंटेंस रिपीटेड, उसी सेम सेंटेंस को हम लोग रिपीट करेंगे, ये तो आपका होगा ही नहीं। सपोर्टिंग आइडियाज, एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन, तो हम लोग इसको जो है इंक्लूड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा। कोई भी सेंटेंस को अगर आप पैराग्राफ में बदलेंगे तो हम लोग उसको सपोर्टिंग आइडियाज़ जोड़ेंगे, एग्जांपल भी जोड़ेंगे और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा, तभी जो एक सेंटेंस को हम लोग एक्सपेंड कर पाएंगे पैराग्राफ के रूप में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म आइडिया फॉर द सेंटेंस हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि इनमें से कौन सा जो करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका जो कौन सा जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो आपको बताना है ऑनेस्टी इज बेस्ट, ऑनेस्टी मीन्स ट्रूथ, ऑनेस्टी इज ए पॉलिसी, या फिर ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट, अर्न रेस्पेक्ट एंड ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म सक्सेस इन लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ऐसे भी ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एक सेंटेंस को एक्सपेंड करना है, यानी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप एक्सपेंड करेंगे तो वो थोड़ा सा जो उससे बड़ा होगा ही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट, अर्न रिस्पेक्ट एंड ब्रिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस इन लाइफ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट इन एक्सपेंडिंग ए शॉर्ट पैसेज इनटू पैराग्राफ, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा जब हम एक किसी शॉर्ट पैसेज को एक्सपेंड करेंगे पैराग्राफ में, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। चेंज एवरी वर्ड इनटू ए सिनोनिम, यानी कि सभी वर्ड को जो है सिनोनिम लिखेंगे, यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द को लिखेंगे, यानी कि सिनोनिम लिखेंगे एवरी वर्ड, सभी वर्ड को, ये तो आपका होगा नहीं, सभी वर्ड को हम लोग नहीं लिख सकते सिनोनिम के रूप में। फिर है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग, यानी कि उस पैसेज को हम लोग सबसे पहले केयरफुली पढ़ेंगे, यानी कि सावधानी से पढ़ेंगे, और फिर जो है उसके मीनिंग को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह जो आप इसको शॉर्ट पैसेज को पैराग्राफ में बदल सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है, रिमूव इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप रिमूव इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिमूव कर दें तो वो आपका पैराग्राफ नहीं बन सकेगा किसी भी शॉर्ट पैसेज का। और ऐड जोक्स टू मेक इट फनी, यानी कि उस पैराग्राफ को बनाने के लिए उस शॉर्ट पैसेज उसमें आप जोक डाल देंगे, जोक्स डाल देंगे फनी बनाने के लिए, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 20 का ये सही उत्तर जाएगा। पहले सबसे पहले पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे, फिर उसके मीनिंग को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे, तब जो कि हम लोग जो है, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है किसी भी शॉर्ट पैसेज को पैराग्राफ में बदलने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। नेक्स्ट है,
पैराफ्रेजिंग मेनली फोकसेस ऑन, यानी कि पैराफ्रेजिंग जो होता है किस पे फोकस होता है। चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी कि ओरिजिनल टेक्स्ट के मीनिंग को बदल देना, या फिर एडिंग न्यू आइडियाज दैट आर नॉट प्रेजेंट, राइटिंग द सेम लाइन्स अगेन वर्ड टू वर्ड, यानी कि सेम लाइन्स को अगेन वर्ड टू वर्ड लिख देंगे, या फिर एक्सप्रेसिंग द सेम मीनिंग यूजिंग डिफरेंट वर्ड, यानी कि अलग अलग वर्ड से एक्सप्रेस करेंगे सेम मीनिंग के साथ। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्रेसिंग द सेम मीनिंग देना चाहिए पैराफ्रेजिंग में, लेकिन वर्ड जो होने चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एन एसे। एन एसे का कौन सा जो बेस्ट डेफिनेशन है, यानी कि ऐसे का आपको बताना है कौन सा डेफिनेशन जो करेक्ट है। तो इसका जो क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, ए सिंगल सेंटेंस आंसर। ऐसे जो होता है एक सिंगल सेंटेंस में तो आप नहीं लिख सकते, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में बहुत सारे लिखा होगा, जैसे कि आप रिपब्लिक डे पे लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि आने ही वाला है रिपब्लिक डे, तो उस पर भी ऐसे लिखेंगे तो आप एक ही लाइन में एक ही सेंटेंस में लिख के छोड़ देते थे कि और बहुत सारे लाइन्स लिखते थे। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे लाइन्स लिखते हैं ऐसे में। तो आप इसको ऑप्शन को देखते देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद ऑप्शन भी है, ए शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू पीपल, यानी कि दो पीपल के बीच डायलॉग को लिखना, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी कि ये कोई ए पीपल है और ये आपका कोई भी है, तो इसके बीच के डायलॉग को लिखना, तो ये भी आपका ऐसे नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका, ए फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट आइडियाज ऑन ए टॉपिक इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉर्मल पीस है राइटिंग का जो कि आइडिया को प्रेजेंट करता है एक टॉपिक को ऑर्गेनाइज वे में, तो ये आपका ऐसे का करेक्ट डेफिनेशन हो जाएगा, बेस्ट डेफिनेशन एन ऐसे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इम्प्रूव्स कोहेरेंस इन ए पैराग्राफ, तो कौन सा जो है पैराग्राफ में इम्प्रूव करता है यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स लाइक हाउएवर देयरफॉर आल्सो, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला था विच ऑफ द फ्लोइंग इम्प्रूव कोहेरेंस, कौन सा जो कोहेरेंस जो है इम्प्रूव करता है किसी भी पैराग्राफ को, तो यूजिंग लाइक हाउएवर देयरफॉर आल्सो, ये जो आपको ये कोहेरेंस जो है इम्प्रूव करता है पैराग्राफ को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सपोर्टिंग सेंटेंस इन ए पैराग्राफ, यानी कि सपोर्टिंग सेंटेंस क्या है पैराग्राफ में। इन कंक्लूजन एक्सरसाइज इज नेसेसरी, एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट है क्या, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट एंड इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट, ये जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है आपको बॉडी को फिट रखता है और इंप्रूव करता है मेंटल हेल्थ को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सपोर्टिंग सेंटेंस इन ए पैराग्राफ, सपोर्टिंग सेंटेंस कौन है पैराग्राफ में, तो ये आपका सी से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइटल फॉर ए पैराग्राफ अबाउट बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग का इसका बेस्ट टाइटल क्या होगा, तो माय फ्रेंड होगा, तो माय फ्रेंड का तो कोई मतलब है नहीं बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग से। रीडिंग हैबिट्स एंड देयर बेनिफिट्स, ये आपका सही टाइटल हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीडिंग हैबिट्स एंड देयर बेनिफिट्स। नेक्स्ट है आपका, विच एलिमेंट इज़ नॉट नेसेसरी इन ए शॉर्ट स्टोरी, तो कौन सा एलिमेंट जो है शॉर्ट स्टोरी में नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्लॉट, मतलब बायोग्राफी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोग्राफी, ये आपका जो है नेसेसरी नहीं है शॉर्ट स्टोरी में, बायोग्राफी। तो ये बाकी कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, ये सभी जो आपका नेसेसरी है, ये एलिमेंट जो है नेसेसरी है शॉर्ट स्टोरी के लिए, कैरेक्टर, सेटिंग और प्लॉट, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नेसेसरी नहीं है किसी भी शॉर्ट स्टोरी के लिए। नेक्स्ट है आपका, इन स्टोरी राइटिंग व्हाट डज मोरल मीन, स्टोरी राइटिंग में मोरल का क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है, क्या मीन करता है। तो द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, द मेन लेसन ऑफ द स्टोरी, द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, द डायलॉग बिटवीन कैरेक्टर्स, तो मोरल का जो मीन होता है कि द मेन लेसन ऑफ द स्टोरी, यानी कि उस स्टोरी का क्या मतलब हुआ उस लेसन का, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे स्टोरी भी देखे होंगे और फिर लास्ट में लिखा जाता था कि इससे इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली, तो इस तरह आप जो याद रख सकते हैं मोरल वाले टॉपिक्स को, यानी कि इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, द मेन लेसन ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज मस्ट सूटेबल फॉर एक्सपेंडिंग इनटू पैराग्राफ, कौन सा सेंटेंस जो है मस्ट सूटेबल है किसी भी एक्सपेंडिंग इनटू पैराग्राफ ने, किसी भी सेंटेंस को पैराग्राफ में बदलने के लिए कौन सा सेंटेंस मस्ट सूटेबल है। वाओ प्लीज, द वैल्यू ऑफ टाइम इज ग्रेट, यस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो द वैल्यू ऑफ टाइम इज ग्रेट, ये सेंटेंस जो मस्ट सूटेबल है किसी भी सेंटेंस को पैराग्राफ में बदलने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट शुड यू मेंटेन वाइल एक्सपेंडिंग सेंटेंस इनटू ए पैराग्राफ, जब आप किसी सेंटेंस को पैराग्राफ में बदलेंगे तो क्या मेंटेन करना जो है जरूरी है। सेम मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस, सेम मीनिंग रखेंगे ओरिजिनल सेंटेंस का, कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग,
यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यानी कि ए नंबर, सेम मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस। जब आप जो है किसी सेंटेंस को पैराग्राफ में एक्सपेंड करेंगे तो सेम मीनिंग रहना चाहिए ओरिजिनल सेंटेंस का जो है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही जो होता है पैराग्राफ जब आप एक्सपेंड करेंगे तो मीनिंग जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल एक्सपेंडिंग ए शॉर्ट पैसेज व्हाट शुड बी डन टू मेक इट क्लियर। जब आप किसी शॉर्ट पैसेज को एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या क्लियर रहना चाहिए, क्या करना है, तो ऐड सपोर्टिंग डिटेल्स एंड एग्जांपल रिलेटेड टू द पैसेज। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें जो कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स भी डालेंगे और जो एग्जांपल भी डालेंगे और रिलेटेड टू पैसेज, यानी कि उसी पैसेज के रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स और एग्जाम्पल, तो उसको हम लोग अटैच करेंगे जब आप एक्सपेंड करेंगे किसी शॉर्ट पैसेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट पैराफ्रेज ऑफ द लाइन टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। यानी कि कौन सा जो बेस्ट पैराफ्रेज है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। यानी कि पैराफ्रेज होता क्या, तो मैंने ऊपर बताया था कि किसी को जो है बदले में लिख देना, यानी कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर, इसको बदले में कुछ और वर्ड से लिखेंगे या फिर इसी को लिखेंगे, लेकिन जो है मीनिंग जो होना चाहिए सेम होना चाहिए दोनों का। जैसे कि ऑप्शन ए आपका टाइम एंड टाइड आर ब्यूटीफुल, या फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन बी है टाइम एंड टाइड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, फिर ऑप्शन सी है टाइम एंड टाइड आर स्लो, नेक्स्ट है आपका टाइम इज़ वेटिंग फॉर अस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइम एंड टाइड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पैराफ्रेज, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे, यानी कि किसी भी ऐसे का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले हम कोई भी इसे लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका क्या बॉडी है यानी कि क्या टॉपिक है उसको लिखेंगे, फिर लास्ट में जो हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। तो यानी कि कौन सा, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी आप इसे का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, तो इंट्रोडक्शन पहले होगा, फिर बॉडी होगा, फिर कंक्लूजन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द बेस्ट वे टू बिगिन ए पैराग्राफ, यानी कि कौन सा बेस्ट वे है किसी भी पैराग्राफ को शुरू करने के लिए, बिगिन ए पैराग्राफ यानी कि शुरू करने के लिए। बाय राइटिंग द कंक्लूजन फर्स्ट, तो कोई भी पैराग्राफ आप तो कंक्लूजन फर्स्ट में लिख नहीं सकते, तो ऑप्शन ए तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी बाय स्टार्टिंग विद ए क्लियर टॉपिक सेंटेंस, यानी कि किसी क्लियर टॉपिक सेंटेंस के साथ हम पैराग्राफ को शुरू करेंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय स्टार्टिंग विद ए क्लियर टॉपिक सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसिशन ऑफ वर्ड्स इन पैराग्राफ, यानी कि वर्ड मेन फंक्शन क्या है ट्रांसिशन का, ट्रांसिशन वर्ड का एक पैराग्राफ में। टू मेक द पैराग्राफ लॉन्गर, यानी कि पैराग्राफ को लॉन्गर बनाने के लिए। टू कनेक्ट आइडिया से स्मूथली, आइडिया को कनेक्ट करने के लिए स्मूथली। अभी टू चेंज द टॉपिक सडनली, टू रिमूव द मीनिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू कनेक्ट आइडियाज स्मूथली। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मैक्स ए पैराग्राफ इफेक्टिव, यानी कि कौन सा इनमें से जो कि पैराग्राफ को इफेक्टिव बनाएगा। क्लियर आइडिया विद प्रॉपर सपोर्टिंग सेंटेंस, टू मैनी अनरिलेटेड फैक्ट्स, यानी कि कोई भी पैराग्राफ है उसके अनरिलेटेड आप फैक्ट्स लेंगे तो उसका तो कोई मतलब रहेगा नहीं, तो ये आपको इफेक्टिव नहीं बनाएगा। फिर ऑप्शन सी देखें तो ओनली वन लॉन्ग सेंटेंस, एक लॉन्ग सेंटेंस लिख देने से आपका पैराग्राफ थोड़ी बन जाएगा। फिर ऑप्शन डी नो पंक्चुएशन मार्क्स, ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप पैराग्राफ को इफेक्टिव बनाएंगे, प्रभावी बनाएंगे, तो क्लियर आइडिया होना चाहिए प्रॉपर सपोर्टिंग सेंटेंस के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टोरी राइटिंग व्हाट इज सेटिंग, स्टोरी राइटिंग में सेटिंग क्या है, व्हाट इज सेटिंग, द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मस्ट एक्साइटिंग पार्ट, द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन्स, यानी कि सेटिंग का ये आपका स्टोरी राइटिंग में मतलब हो जाएगा। मीनिंग क्या हो जाएगा सेटिंग का, तो द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है 35 विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए गुड एंडिंग ऑफ ए स्टोरी, कौन सा जो गुड एंडिंग है स्टोरी का। इट लीव्स द स्टोरी इनकम्प्लीट विदाउट एनी कंक्लूजन, कोई भी बिना कंक्लूजन की स्टोरी अधूरा रह जाए, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं। इट लीव्स द स्टोरी इनकम्प्लीट विदाउट एनी कंक्लूजन, इट रिपीट्स द इंट्रोडक्शन अगेन, इट एड्स ए न्यू अनरिलेटेड बिगिनिंग, इट प्रोवाइड्स ए प्रॉपर कंक्लूजन और मैसेज। तो गुड एंडिंग कैसा है स्टोरी का, कोई भी स्टोरी का, तो इट प्रोवाइड प्रॉपर कंक्लूजन प्रोवाइड करेगा और जो है मैसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ सेंटेंस एक्सपेंशन, क्या मेन एम है सेंटेंस एक्सपेंशन का, यानी कि किसी भी सेंटेंस को आप एक्सपेंड करेंगे तो और विस्तार से लिखेंगे। तो टू रिड्यूस द सेंटेंस लेंथ, यानी कि सेंटेंस की लेंथ को कम करना, रिड्यूस करना, तो ये आपका नहीं होगा। एक्सपेंड का मतलब ये होता है कि एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंड का मतलब कि फैलाना, विस्तार से करना, यानी कि विस्तार करना। टू डेवलप द गिवन आइडिया विद डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन, यही आपका ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका विच सेंटेंस इज ईजिएस्ट टू एक्सपेंड इनटू पैराग्राफ, कौन सा सेंटेंस जो है ईजिएस्ट से एक्सपेंड करना पैराग्राफ में। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, हेलो ओ नो स्टॉप, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, तो वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। इसको जो आप जो है अच्छे से एक्सपेंड कर पाएंगे पैराग्राफ में रूम, यानी कि यहाँ पर टॉपिक आपको मिल गया वाटर, और वाटर को ही बढ़ा चढ़ा के आप एक्सप्लेन कर देंगे और पैराग्राफ में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बाकी ये सभी आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू अवॉइड वाइल एक्सपेंडिंग ए शॉर्ट पैसेज, जब आप शॉर्ट पैसेज को एक्सपेंड करेंगे तो आप लोग क्या अवॉइड करेंगे, किसको छोड़ देंगे। कीपिंग द मेन आइडिया इंटैक्ट, मेन आइडिया को आप छोड़ देंगे कि रखेंगे, तो आप यहाँ पर कीपिंग रखा है तो यानी कीपिंग है, तो आप मेन आइडिया को रखेंगे, ठीक है। एडिंग रिलेवेंट एग्जाम्पल, आप रिलेवेंट एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो ये भी आपका रहेगा। राइटिंग द इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नॉट रिलेटेड टू द पैसेज, ये आपका इसको अवॉइड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो इसके रिलेवेंट अगर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है तो हम उसको क्यों इंक्लूड करेंगे किसी भी शॉर्ट पैसेज को अगर एक्सपेंड करेंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ पैराफ्रेजिंग, कौन सा जो इंपॉर्टेंट रूल है पैराफ्रेजिंग का। कॉपी द ओरिजिनल लाइन्स एग्जैक्टली, ओरिजिनल लाइन को एग्जैक्टली लिख देना, या फिर कीपिंग द मीनिंग सेम बट यूज डिफरेंट वर्ड्स, ये आपका सही उत्तर जाएगा। लेकिन मीनिंग जो है सेम रहना चाहिए लेकिन जो है डिफरेंट वर्ड्स हो सकता है, तो ये आपका पैराफ्रेज का इंपॉर्टेंट रूल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एजे एक्सप्रेस पर्सनल थाट्स एंड फीलिंग, यानी कि ऐसे एक्सप्रेस क्या पर्सनल थाट और फीलिंग, तो इसका नैरेटिव एजे, डिस्क्रिप्टिव एजे, एक्सपोजिटरी एसे, या फिर रिफ्लेक्टिव एसे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिफ्लेक्टिव एसे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव एसे। तो क्वेश्चन क्या था, विच टाइप ऑफ ऐसे एक्सप्रेस पर्सनल थाउट और फीलिंग, यानी कि पर्सनल थाउट और फीलिंग्स को जो ऐसे एक्सप्रेस करे तो उस ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस ऐसे को कहेंगे रिफ्लेक्टिव ऐसे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सुटेबल सब्जेक्ट फॉर पैराग्राफ राइटिंग, तो पैराग्राफ राइटिंग के लिए कौन सा जो सुटेबल सब्जेक्ट है। ए सिंगल वर्ड ओनली, एक सिंगल वर्ड, तो ये आपका होगा माई फेवरेट फेस्टिवल, ओनली नंबर्स एंड सिंबल, रैंडम अल्फ़ाबेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माई फेवरेट फेस्टिवल, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड ए गुड पैराग्राफ मेनली फोकस ऑन, तो जो भी गुड पैराग्राफ होता है वो मेनली फोकस ऑन किस पे रहेगा, तो मैनी अनरिलेटेड टॉपिक्स, अलग अलग रिलेटेड टॉपिक्स पे रहेगा, या फिर वन सेंट्रल आइडिया, वो ओनली डिफिकल्ट वोकेबलरी, ओनली क्वेश्चन, तो जो भी आपका गुड पैराग्राफ रहेगा वो फोकस रहेगा ऑन वन सेंट्रल आइडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टोरी राइटिंग व्हाट इज प्लॉट, स्टोरी राइटिंग में प्लॉट क्या है। द लिस्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी, द हैंडराइटिंग स्टाइल, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो प्लॉट जो होता है सीक्वेंस होता है किसी भी इवेंट्स का स्टोरी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी, स्टोरी में जितने भी इवेंट्स है उसका सीक्वेंस है प्लॉट, तो ये आप इसको याद रखेंगे प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स टू मेक ए स्टोरी इंटरेस्टिंग, तो कौन सा जो है एक स्टोरी को जो है इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करेगा। क्लियर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, राइटिंग विदाउट एनी कैरेक्टर्स, यूजिंग नो पंक्चुएशन, मिक्सिंग मैनी अनरिलेटेड टॉपिक्स, तो किसी भी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाएगा तभी जब आप क्लियर सीक्वेंस में इवेंट को लिखेंगे और जो है प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सपेंड द सेंटेंस ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड नीडेड, तो इसको जो एक्सपेंड करने कौन सा जो वे क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, वेस्ट वे टू एक्सपेंड द सेंटेंस, वेस्ट वे कौन सा तरीका, यानी कि कौन सा वेस्ट वे इस सेंटेंस को एक्सपेंड करने के लिए। सेंटेंस आपका क्या है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीडेड, तो ऑप्शन आपका क्या है, तो राइट ओनली द प्रोवर्ब अगेन, explain how true friends helps in difficult times, change it into a question only, write unrelated facts about friendship, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि एक्सप्लेन करेंगे हाउ ट्रू
ट्रू फ्रेंड्स हेल्प्स इन डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्ट टाइम में जो किस तरह जो है हेल्प फ्रेंड्स जो है हेल्प करते हैं, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह जो हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, वाइल एक्सपेंडिंग ए शॉर्ट पैसेज व्हाट शुड बी द टोन ऑफ राइटिंग। जब आप किसी भी शॉर्ट पैसेज को एक्सपेंड करेंगे तो क्या टोन रहेगा राइटिंग का, आप किस टोन में लिखेंगे? कंप्लीटली कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूजिंग की तरह लिखेंगे कंप्लीटली, ओनली पोएटिक, क्लियर एंड मीनिंगफुल, ओनली इन स्लैंग लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लियर एंड मीनिंगफुल। जब भी आप इसको क्या करेंगे, आप एक्सपेंड करेंगे किसी शॉर्ट पैसेज को, तो वो जो होना चाहिए उसका जो टोन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर एंड मीनिंगफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the main aim of paraphrasing a poem? Paraphrasing a poem यानी कि एक पोएम को पैराफ्रेज करना, तो इसका मेन एम क्या है? टू चेंज द थीम ऑफ द पोएम, उसके पोएम के थीम को ही चेंज कर देना, या फिर टू मेक द पोएम लॉन्गर विथ न्यू आइडियाज, उस पोएम को लॉन्गर बना देना, टू कॉपी द पोएम एग्जैक्टली, उसी पोएम को दोबारा लिख देना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू एक्सप्लेन द पोएम इन सिंपल वर्ड, यानी कि उसी पोएम को आप सिंपल वर्ड में आप एक्सप्लेन कर पाए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मेंटेन्ड इन पैराफ्रेजिंग। क्या मेंटेन रहना चाहिए पैराफ्रेजिंग में? सेम मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, ये तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम मीनिंग मेंटेन रहना चाहिए, ओरिजिनल टेक्स्ट में जो मीनिंग है वही जो है पैराफ्रेजिंग के बाद मीनिंग देना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉमन टाइप ऑफ इजे। कॉमन टाइप ऑफ इजे क्या है? साइंटिफिक फार्मूला इजे, नैरेटिव इजे, डिक्शनरी एज ए अल्फ़ाबेट जैसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नैरेटिव एसे। नैरेटिव एसे जो है ये आपका कॉमन टाइप है एसे का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नैरेटिव एसे। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ एन एसे गिव्स द फाइनल समरी। किस टाइप का एसे जो आपको फाइनल समरी देता है? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, टाइटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंक्लूजन। ऊपर भी मैंने बताया जब आप एसे को लिखेंगे, एसे को जब भी लिखेंगे सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को लिखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन को लिखेंगे, फिर उसके बॉडी को लिखेंगे और फिर लास्ट में जो हम लोग कंक्लूजन को लिखेंगे, यानी कि कंक्लूजन को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो विच पार्ट ऑफ एन एसे गिव्स द फाइनल समरी। तो फाइनल समरी क्या देगा? तो कंक्लूजन ही फाइनल समरी देगा। तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 50 MCQ देखे जो कि आपके यूनिट 1 से थे, और जो आगे जो बचा है यानी कि टोटल मैंने बताया था कि इसमें जो टोटल 100 क्वेश्चन है, तो जो 51 से यानी कि 100 यानी कि 51 से जो 100 तक रह गया तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लगभग जो आधा घंटा का हो गया होगा। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे, यानी इसके जो यूनिट 1 के 100 MCQ नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो कैसा लगा है तो थोड़ा मोड़ा अगर कहीं पर मिस्टेक हुआ तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और बाकी जो है ये आपको वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।